हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग क्विकली थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे 5 से 10 मिनट में और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मतलब सबके सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज यहाँ पे 90% है और 10% क्वेश्चन वैसे हैं जो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो वंस इन अ वाइल पूछे जाते हैं, लेकिन वो 10% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना कि कोई क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और जिससे फिर आपका किसी आसान क्वेश्चन में मदद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दूसरी बात है कि लेक्चर को आप बिना कॉपी पेन के मत देखो। किसी भी लेक्चर को आप सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके देखा करो, क्योंकि आप कभी भी पैसिवली नॉलेज को अटेन नहीं कर सकते। आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सीख रहे हो उसको लिखते जाओ। कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको खुद से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपसे बन भी गया तब भी टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर मेथड को कंपेयर करो एंड सो ऑन। तो ये सब मतलब एक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा लेक्चर के साथ। आप खाली ये नहीं कि हाँ लेट के बेड पे आप मोबाइल में देख रहे लेक्चर, वैसे आप नॉलेज अटेन आपको लग रहा है आप कर रहे होगे लेकिन नहीं करोगे। एक्चुअली एग्जाम में जब आप पेन से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है उसमें मैं रिसेंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं 2022 का क्वेश्चन को इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, 2018 का नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी है ये कि अगर किसी कॉन्सेप्ट से पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं 10 साल पुराना क्वेश्चन भी चूज कर लूँ। तो ये मैं सोचना रही है तो 2010 का क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पीडीएफ से काट के लिया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हो। ठीक है, वो प्रिंटिंग वाला पार्ट है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैंने कोई गलती की है, बस क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में उसको इग्नोर करना। और लास्ट बात ये कि लेक्चर देखते देखते आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प आप सही से यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ लिखी हुई मैं सबके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसको यूज़ करके क्वेश्चन बन जाते हैं उसकी बात करूँगा। बाय द वे आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा, तो उसमें ये वाला शीट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डायपोल और कंडक्टर बस ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और इससे पहले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डायपोल, कंडक्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी वाली चीज़ है डायपोल और कंडक्टर। तो 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम जो होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है के, दोनों पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते वक्त साइन के साथ लिखना है। ठीक है, तो कोई पॉजिटिव रहेगा तो उसको ऐसे लिख देंगे, नेगेटिव रहेगा तो साइन के साथ लिखना है, याद से। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RF माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RI है ना। फाइनल पोटेंशियल में RF यूज़ करेंगे, फाइनल सेपरेशन, इनिशियल में RI यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि W माइनस डेल्टा U के बराबर तो इसका उल्टा हो जाएगा है ना, पहले RI आ जाएगा बाद में RF आ जाएगा। वर्क के थ्योरम को पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, हाँ, किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लिखना है तो माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जाना है, किसी भी पाथ से जा सकते हैं क्योंकि ये सब पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन माइनस से देना है ना। मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायरेक्शन के या उस एक्सिस के लॉन्ग का कंपोनेंट। ठीक है ना, तो डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स मिल जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग वाई है ना, पार्शियल डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल के कारण आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जहाँ पे क्यू है टोटल चार्ज ऑन द शेल, और ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर मान लो, और इंटीरियर वाले पॉइंट्स में भी के क्यू बाय आर। ठीक है ना, तो सरफेस और अंदर वाले पॉइंट्स पे के क्यू बाय कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए इतना। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए भी आप याद कर लो। ठीक है ना, इनसाइड द सरफेस क्या होता है, आउटसाइड द सरफेस क्या होता है, ऑन द सरफेस क्या होता है, आउटसाइड द सरफेस क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाय आर होगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर 3 चार्जेस का सिस्टम है तो इन तीनों चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है। सिंपली ऐड कर देना, वेक्टर एडिशन मत करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे के क्यू बाय रेडियस ऑफ रिंग हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल इतना, और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले लेंगे उसके एक्सिस पे इतना, जहाँ पे एक्स डिस्टेंस ऑन द सेंटर ऑफ द एक्सिस आर है, रेडियस ऑफ द रिंग, और क्यू है टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, के आपका वही कांस्टेंट जो होता है जो कूलम्स में आता है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डिपोल में डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद पाएंगे, अभी तो एक रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पे देख लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जब होता है तो वो वाला कन्फिगरेशन हम लोग एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वो वाला कन्फिगरेशन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जहाँ पी और ई के बीच में एंगल, क्योंकि जब पी और ई के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा तब ये चीज़ अपना मैक्सिमम वैल्यू रहेगी है ना, तो उस समय प्लस पी हो जाएगी, और जब पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब इसका मैग्नीट्यूड मतलब यू की वैल्यू माइनस पी होगी, जो कि मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, और ये वाला केस जो होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो तीनों एक्सट्रीम केस हम लोग देख लिए है ना।
अब थोड़ा इधर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब उन सब पॉइंट्स को मिला के वैसा सरफेस आएगा। किन सब पॉइंट्स को मिला के? उन सब पॉइंट जहाँ पे सेम पोटेंशियल हो। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को जोड़ के कुछ सरफेस मिलता है, उनका लोकल जो होता है उनको इक्विपोटेंशियल उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तब उसका कंपोनेंट अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन जीरो आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलॉन्ग टेंजेंशियल जीरो आएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा, है ना। क्योंकि सरफेस पे आप चल रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आएगा, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ही नहीं, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। तो मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज का प्रोडक्ट इनटू दोनों चार्जेस चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट साइन के हैं, और उनके बीच सेपरेशन डी है, तो इसका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरफ रहेगा और मैग्नीट्यूड इतना हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू इनटू दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा गया है KP बाय आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे थीटा अगर आप इसको थोड़ा जूम करो तो आपको दिखेगा ये आपका डायपोल का डायरेक्शन है। तो डायपोल के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस दूर है डायपोल के सेंटर से, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड इतना आएगा। आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा थ्योरी में अगर, ठीक है। tan अल्फा tan थीटा बाय 2 होता है, सब थ्योरी में मतलब क्वेश्चन करते वक्त देख लेंगे, जरूरत पड़ा तो, ठीक है। अब किसी भी जनरल पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो चाहिए एक्सप्रेशन यूज़ करो, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, तो ऐसा भी दिखेगा, ठीक है ना। तो KP डॉट आर डिवाइड बाय आर क्यूब या KP, ये KP cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहेगा, डायपोल पे ऐसा टॉर्क लगाएगा कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करना चाहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल ऐसा है इनिशियली, तो डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा टॉर्क लगेगा कि डायपोल इस डायरेक्शन में, तो डायपोल अल्टीमेटली घूम के ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होना चाहेगा, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क, है ना। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है P क्रॉस ई से टॉर्क आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए माइनस P डॉट ई, ठीक है। तो अगर दो से ज़्यादा चार्जेस रहेंगे तो डायपोल ऐसे डिफाइन, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, ये एडवांस में यूजली जरूरत पड़ता है, मेंस में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब इसमें आते हैं कंडक्टर्स में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंड्यूस चार्ज इन केस ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सिलेंडर, तो ये हम लोग क्वेश्चन करते वक्त डिटेल में देख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू स्फेरिकल, ये तो पता है आपको, हाँ। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉर्मल होता है, और इसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कैविटी वाला रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन करते वक्त ही देख लेंगे। यहाँ पे जो मुझे बताने लायक चीज़ है वो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंडक्टर तो ये PDF आपको मिल जाएगा, देख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन पे जम करते हैं, और मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो, हाँ, एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका डेंसिटी बोलते हैं, मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये भी आपका काम का नहीं है, एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, आएंगे इस अगर आएंगे भी तो, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हाँ जान सकते हो, ये तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब यूजुअली हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कैपेसिटर पे करेंगे, ठीक है। हाँ, फैराडे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है तो किसी कंडक्टर के अंदर का कैविटी में चले जाओगे या वो स्पेस को देखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगा, ठीक है। मतलब बाहर में जो भी चेंजेस रहेंगे उस पर वो इम्यून रहेगा उस चीज़ को, है ना। तो अब अगर आपको लग रहा है कोई थ्योरी का पार्ट छूट गया तो टेंशन मतलब, क्वेश्चन करते वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन करते वक्त ध्यान देना, जिस भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया है वो 2022 का है, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना। अगर क्वेश्चन का ईयर में लिखा गया तो 2022 का है, और क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन नंबर अलग हो, ठीक है, मतलब 5 से स्टार्ट करें, 7 पे चल जाए, 9 पे चल जाए, फिर 1 पे आ जाए एंड सो ऑन, तो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स A and B ऑफ रेडियाई 5 and 10 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। ओके, अब कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल, तो अगर कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर A टू स्फीयर B, ठीक है। ओके, अब आपको बोला गया था क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज था दोनों के दोनों 5 और 10 सेंटीमीटर का, और डिस्टेंस था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये डेटा इंपॉर्टेंट है ना। पहला स्फीयर जो है वो 5 मिलीमीटर का है, दूसरा स्फीयर जो है 10 मिलीमीटर का है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब यहाँ पे सही बोलो तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो स्केल है, क्योंकि अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये एक्चुअली में 0.5 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है ना। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 10 मिलीमीटर है ना, 5 और ये है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। ओके, ठीक है, यहाँ पे डेटा उतना अच्छा नहीं दिया गया है, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 होता है ना। हाँ, तो डेटा अच्छा नहीं दिया गया यहाँ पे। अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब एक क्वेश्चन को करते वक्त एक अजम्पशन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। वो अजम्पशन ये है कि
तो यहाँ पे 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई 5 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तो ठीक है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दी तो चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है एक से दूसरे पे, और चार्ज तब तक फ्लो होगा कनेक्टेड चीज़ों में जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो पहले जो भी पोटेंशियल हो, बाद में पोटेंशियल दोनों का इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होगा जब पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो, वी ए इक्वल टू वी बी, ठीक है ना। अब ए का पोटेंशियल निकाले तो के क्यू ए बाय रेडियस ऑफ ए, ठीक है, और बी का पोटेंशियल निकाले तो के क्यू बी बाय रेडियस ऑफ बी, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ बी, ठीक है। अब जो स्फीयर्स होते हैं उनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब रेडियस स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर बी बाय आर ए का स्क्वायर इंटू क्यू ए बाई क्यू बी, और क्यू ए बाई क्यू बी यहाँ से आपको दिख रहा है, क्यू ए बाई क्यू बी की वैल्यू आर ए बाय आर बी है, ठीक है। तो क्यू ए बाई क्यू बी को बदले आर ए बाय आर बी पुट कर दे तो बेसिकली आर बी बाय आर ए आएगा, ठीक है। अब आर बी, स्फीयर बी का रेडियस कितना है 10 है, और स्फीयर ए का कितना है, तो ये 2:1 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते वक्त मैंने एक अजम्पशन लिया है, हो सके तो कमेंट में बताना, ठीक है। वो अजम्पशन क्या है मुझे कोई कमेंट में बताना, मतलब कुछ गलती नहीं यहाँ पे, लेकिन एक अजम्पशन लिया है और उस अजम्पशन के बिना एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना। तो आपको किसी समझ में आया हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि सही है कि गलत है। 2 identical metallic spheres A and B when placed at a certain distance in air repel each other with a force F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint. ठीक है। अब सबसे पहली बात तो एक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और कंडक्टर्स की बात करें कहाँ लिखा, हाँ मेटल बोल दिया ना, तो कंडक्टर्स की बात करें, और कंडक्टर्स को जब भी आप कॉन्टैक्ट में लाओगे, ठीक है, तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, तो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है मतलब क्या है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों का रेडियस सेम है, मटेरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ही इंपॉर्टेंट, रेडियस भी सेम है तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स बोल दिया गया है तो दोनों का रेडियस सेम हो गया, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट में जब भी लाया जाएगा तो कहाँ लिखा गया कॉन्टैक्ट, है ना, तो कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल सेम मतलब क्या, इतना, है ना। तो आप देखोगे तो फाइनल चार्ज दोनों पे सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल तो रेडियस सेम है, तो फाइनल चार्ज दोनों पे सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट पे लाने के बाद चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आइडेंटिकल स्फीयर्स में, यहाँ मतलब वही था बोलने का, ठीक है, ठीक है। अब ए और बी को जब हवा में रखे थे तब वो लोग रिपेल कर रहे थे दूसरे को एफ फोर्स से, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये कि दोनों का चार्ज सेम है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में लाने के बाद चार्ज सेम होगा, पहले सेम नहीं होगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद ऐसा होगा, है ना। तो शुरू से अगर देखें तो ए और बी को जब हवा में रखे थे, ठीक है, तब उनका रिपल्सिव फोर्स था एफ, ठीक है। अब another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B, ठीक है। तो यहाँ तो मैं जनरली कॉन्टैक्ट का मतलब बताया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सी को कॉन्टैक्ट में लाया गया ए के, और सी को फिर कॉन्टैक्ट में लाया गया बी के, तो मैं पहले यहाँ सी के लिए दिखाया था, ठीक है, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन हो जाए, PDF मिले, ठीक है ना। ओके, ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाएगा तो ए में जो भी चार्ज होगा इनिशियली वो सी के साथ आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते ए में चार्ज है टोटल Q, ठीक है, और दोनों में आइडेंटिकल था, 2 आइडेंटिकल रिपेल ईच अदर विद फोर्स, आइडेंटिकल बोल रहे हैं तो दोनों पे वो भी सेम होगा, ठीक है ना। तो दोनों पे आइडेंटिकल है मतलब दोनों का चार्ज भी सेम मान लेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट था ए और बी का, है ना। अब ए को कॉन्टैक्ट में लाया गया सी के, तो ए को सी के कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तो ए पे और सी में इक्वल चार्ज हो जाएगा, तो ए में चार्ज हो जाएगा इतना, ठीक है। वैसे ही बी को कॉन्टैक्ट में लाया गया सी के साथ विद ए एंड देन विद बी, ठीक है। अब बी को कॉन्टैक्ट में लाया गया सी के साथ, लेकिन याद रखना बी और सी जब कॉन्टैक्ट में आए तो बी के पास ऑलरेडी Q/2 चार्ज था, ठीक है। अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो ए के पास Q चार्ज था और सी के पास कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। कॉन्टैक्ट में लाए, है ना, तो सी के पास यहाँ लिखना चाहिए 0 चार्ज था, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रीच करने के बाद वो तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली ऑलमोस्ट हो जाएगा Q/2, है ना। फिर बी और सी को कॉन्टैक्ट में लाया गया, ठीक है। तो बी के पास Q चार्ज था, सी के पास Q/2 था। अब इनका टोटल चार्ज क्या हो गया सिस्टम का 3Q/2, ठीक है। अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी और सी में, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। तो 3Q/2 का आधा 3Q/4, 3Q/4, समझ में आई बात। तो यहाँ पे बी के पास फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4, ठीक है, ओके। अब अगर इनके बीच में आप रिपल्शन देखोगे, डिस्टेंस तो वही है ना। तो ये इनिशियल सिचुएशन था, ये फाइनल सिचुएशन है, ठीक है। एरो में मिटाया था क्योंकि फाइनल तो लिख ही दिया है ना, ओके। अब जब दोनों में Q चार्ज था तब फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और नए केस में फोर्स होगा इस केस में
के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना Q/2 और 3Q/4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करो तो F/F' मिल जाएगा KQ² D² कैंसिल आंसर हो गया। तो ये 8 आ रहा है ना शायद, देखो 8/3 तो F' हो जाएगा 3/8F। ठीक है ना, 3/8 3/4 है यहाँ पे, क्या गलती किया हूँ मैं, 3Q/2 3Q/4 3Q/4 फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्फीयर C विल बी, अरे फोर्स एक्सपीरियंस बाय C, अरे किसके साथ, प्लेस एट मिड पॉइंट ऑफ एन। ओके मैं सिचुएशन मतलब मैं सोचा A और B के बीच में फाइनल पूछा गया है, लेकिन नहीं, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ा था। ठीक है, अब A और B ऐसा है और C को बीच में रखा गया है, C को बीच में रखा गया है। ठीक है, और C के पास चार्ज कितना है 3Q/4, ये बीच में है ना, तो एक काम करते हैं इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 2D है। ठीक है, तो ये बीच में रखा गया तो ये भी D होगा, ये भी D होगा। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस C पूछा है ना, तो A जो है C को रिपेल कर रहा होगा इस तरफ। ठीक है, कितने फोर्स है KQ1 Q2/D², और B जो है C को इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में K B C पे फोर्स लगाएगा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय D²। ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, और यहाँ से आपको पता ऑलरेडी F का वैल्यू क्या है, F आपको मैग्नीट्यूड कितना है KQ1 Q2/2D²। ठीक है, F हो जाएगा KQ1 Q2/2D का स्क्वायर, मतलब इतना। ठीक है, अब बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो F'/F की वैल्यू K/D² तो कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो। ठीक है, KQ²/D² पूरा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो KQ और D सबको भूल जाओ, तो यहाँ पे बचेगा 1/8 माइनस यहाँ पे 9/16। ठीक है, इसका मॉड है ना, तो ये 2/16, तो ये 7/16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 7/4। सही है ना, 2/16 7/16, हाँ 7/4, तो F' हो जाएगा आपका 7F/4। फिर से नहीं है यार, मजाक चल रहा है, तो अभी क्या गलती है, 3/8, अरे यार ये तो 3/8 है, 3/8 और यहाँ 9/16 है ना, तो 6/16 3/16 6/16 6 में से ना 3/16। हाँ चलो, तो 2 बार कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार तो क्वेश्चन गलत पड़े थे। एनीवेज 3/4, तो F' की वैल्यू 3/4F फाइनली आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन एरर था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस R हैविंग चार्ज Q। ठीक है, तो ये सॉलिड स्फीयर पे चार्ज टोटल Q है ना, सॉलिड स्फीयर। मेटल स्फीयर तो खाली सरफेस पे चार्ज होगा, याद रखना। ठीक है, इस प्लेस इनसाइड है कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, तो एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी है, और अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस R है ना। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O इस गिवन में। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्योंकि ये मेटल है तो खाली सरफेस पे चार्ज होगा, सरफेस विल हैव चार्ज, ओनली सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे खाली सरफेस पे चार्ज होना चाहिए ना, तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अंदर में तो 0 रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, और जैसे इसके बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, ऐसे सेंटर पे हो, मतलब इसके बाहर जस्ट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो जाएगा। तो 0 से 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 0 0 0, जैसे यहाँ पहुँचेंगे सरफेस क्रॉस करेंगे तो नॉन जीरो है, लेकिन घटता ही जाएगा क्योंकि सेंटर से दूर होता है। ठीक है, ओके। अब लेकिन जैसे हम लोग ये मेटल में एंट्री करेंगे, ये डिस्टेंस चलने के बाद है ना, तो ये डिस्टेंस चलने के फिर से मेटल आ जाएगा, यहाँ मेटल था। ठीक है, ये पार्ट वैक्यूम और फिर से मेटल है, और मेटल के अंदर अब देखिए तो ये माइनस जितना चार्ज होगा, प्लस में जितना चार्ज है यहाँ पे माइनस में उतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, और प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों सेम रहेगा, अगर प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू हो जाएगा ना। तो यानी इस पॉइंट के इस पॉइंट पर अगर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज इंक्लूड कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जब भी मेटल के अंदर जाएंगे फिर से तो फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से 0, यहाँ भी 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 फॉर R, 0 से लेके A तक में 0 रहेगा, और R की वैल्यू A से लेके A नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, ये कितना था, इसका रेडियस है आपका R है ना, तो 0 से कैपिटल R के बीच में 0 रहेगा, और A से लेके B के बीच में 0 रहेगा। ठीक है, तो बाकी जगह आपका डिक्रीजिंग रहेगा, 1/R² वाला डिक्रीजिंग जो होता है। ठीक है ना, तो 0 से R तक 0, A से B तक भी 0 है ना। अब यहाँ पे खाली एक ये नहीं, A से B के बीच में 0 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पे A के बीच में देखो हाइट दिख रहा है कुछ। ठीक है,
यहाँ तो पूरा आर के बाद भी जीरो है, आर से लेकर ए के बीच में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ई नॉट जीरो बिटवीन, वो भी लिख देते हैं हम, ई शुड नॉट बी जीरो जब आर की वैल्यू आर से ए के बीच में है, ठीक है। इस जगह ई जीरो नहीं रहेगा, और ई विल नॉट बी जीरो व्हेन आर इज ग्रेटर देन, जब सब स्फीयर से बाहर निकल जाएंगे, यानी कैपिटल सॉरी स्मॉल बी से भी बड़ा है आर के वैल्यू, उस समय भी ई जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी यही बचा, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन से एक ही प्रॉब्लम है कि ये लोग ए पे पहुँचाते पहुँचाते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, ठीक है ना। हाँ, ए के अंदर तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन ए के जस्ट इस तरफ वो ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो होता, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है क्या, नहीं इसका तो जीरो, इसका जीरो नहीं, नॉर्मल जीरो भी नहीं रहेगा, तो लेकिन इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन यही दिख रहा है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। समझ में आ रही बात। बेसिकली ये चार जो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखा था, इसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करके ऑप्शन 1 बोल सकते हो। खाली एक प्रॉब्लम रहेगा कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि जीरो हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब इनफैक्ट जीरो नहीं होगा, ए के जस्ट पहले तक ये जीरो नहीं होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे ये जीरो को टच नहीं करना चाहिए था। ए से बी के बीच में जीरो होगा, सही है, लेकिन ए पे जीरो नहीं होता तब भी चलता, ठीक है। ओके, बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज, इतना स्पेसिफिक चार्ज का मतलब नहीं पता तो देख लो, चार्ज डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ, ठीक है, मतलब चार्ज बाय मास को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इज रेस्टिंग ऑन इज फ्रिक्शनलेस प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो इसको पॉइंट मास मान लेना, इसका साइज को नेगलेक्ट करना, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ ना इसलिए। इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विद व्हेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वॉल इफ द कोलिशन ऑफ द बॉडी विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक इन द टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग पिछले लेक्चर में भी ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन बेसिकली एनर्जी वाला पार्ट फंडा है, इसलिए पिछले चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया है, तो मतलब है कि जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से रिबाउंड भी हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये इस तरफ जा रहा होगा, अगर रेस से स्टार्ट कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2d बाय ए, है ना। अब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, क्यों, क्योंकि टकराने के पहले का स्पीड और टकराने के बाद का स्पीड सेम ही है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ आते वक्त जो एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ से आते वक्त उतना ही रिटार्डेशन रहेगा। तो आपको पता है अगर आने का और जाने के समय दोनों जगह एक्सेलरेशन का सेम ही वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज, तो टाइम टेकन सेम रहता है। तो टाइम ऑफ वापस जैसे यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ते 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 मैक्सिमम होगी, टकराएगी, ठीक है, और फिर टकराने के बाद से स्पीड रिवर्स हो गई, फिर रिवर्स हुआ है, जैसे 10 से टकराया, 10 से रिबाउंड हुआ, 10 से स्पीड घटते घटते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट चल रहा है, तो फिर रेस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड ट्वाइस ऑफ वन वे टाइम का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 डी बाय ए, ओके। अब डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, पुट कर दो तो ये 0.8 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और चार्ज बाय मास का वैल्यू में दे दिया 8 माइक्रो बाय ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, माइक्रो को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो। चार्ज बाय मास हो गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई 100, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, ठीक है। 3 तो ये 0.8 आ रहा है आई गेस, हाँ 0.8, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी इतना है, तो ये 1 आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। 2 कोएक्सियल रिंग्स, कोएक्सियल मतलब एक्सिस मैच करेंगे, तो हैविंग सेम रेडियस ए, तो 2 रिंग्स बना दो, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। एक में चार्ज प्लस क्यू है, एक में चार्ज माइनस क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 रिंग्स इज, ठीक है। ये वैसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना भी हो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, लिखा भी नहीं है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, हाँ क्वेश्चन कोई गलती नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स पूछा गया ना। अब पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग के सेंटर पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, तो मैं इस पॉइंट का नाम 1 रखूँ और इस पॉइंट का नाम 2 रखूँ, तो मैं V1 माइनस V2 निकालूंगा, क्योंकि चारों ऑप्शन देख सकते हो पॉजिटिव में दिया हुआ है ना। तो यूजुअली पोटेंशियल डिफरेंस जब बोला जाता है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसका नाम 1 रख रहा हूँ, इसका नाम 2 रख रहा हूँ, इसके सेंटर का नाम 1, इसके सेंटर का नाम 2, और 1 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। अब इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालने के लिए इस रिंग का तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इस रिंग का भी देखेंगे ना, कि किसी को पोटेंशियल जो होता है वो दुनिया में जितने भी चार्जेस सबके कारण सबका कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर दुनिया में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की दुनिया में सिर्फ 2 जगह चार्जेस है, इस रिंग पर और इस रिंग में। तो इस रिंग के कारण 0.1 पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो लिखेंगे, वैसे इस रिंग के कारण जो 0.1 में आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू अगर आप देखो तो k क्यूब है, इसका रेडियस कितना है a है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है s है ना, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला रिंग है इसके सरकम मतलब पेरिफेरी से सेंटर को जब जोड़ेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं भी x बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस k क्यूब बाय x। अब याद रखना 3 डायमेंशन में सोचो अगर आप, तो ये इस सर्कल का हर एक पॉइंट इसके सेंटर से सेम डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो ऑल्दो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जितना भी चार्जेस है माइनस क्यू को आप जितना भी चार्जेस में पॉइंट चार्जेस में तोड़ोगे, हर एक चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग इज x इटसेल्फ, ठीक है। ओके, वैसे V2 की वैल्यू देखिए आप, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने तो पहले खुद का इसका निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं पहले इसका भी निकाल सकते हैं। तो खुद का इसका हो जाएगा k क्यूब बाय माइनस k क्यूब बाय a, ठीक है, और इसके कारण हो जाएगा अब ये x है तो ये भी x हो जाएगा प्लस k क्यूब बाय x, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर
तो के क्यू बाय एक्स आपका कॉमन है, ओके, 2 के क्यू 1 बाय ए है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 बाय एक्स इतना आ रहा है, ठीक है। ओके, अब इसको पहले वैल्यू पुट कर देना। एक्स का वैल्यू अगर आप देखोगे ज्योमेट्री से, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी ए है ना। तो बस एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ही पुट किया गया क्वेश्चन में। तो के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू 1 बाय ए माइनस 1 बाय, ठीक है। बाई चांस अगर आप रियलाइज नहीं करोगे शुरू में कि इस पॉइंट का हायर होना चाहिए, इस पॉइंट का लोअर, और आप बाई चांस 2 - 1 कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो है सबके सब पॉजिटिव है, तो उसका मॉडल लेना, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा, तो क्यू/2 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू/2 पे एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ए माइनस इतना, क्यू/2 पे एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ए माइनस इतना, ठीक है। अरे यहाँ में एक्स लिख दिया, ये तो एस होगा, ठीक है, यहाँ से ही लिखा था ना, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हाँ ठीक है। Two electric dipoles of dipole moments this and this are placed in two different uniform electric fields of strength इतना एंड इतना, ठीक है। तो दो अलग अलग डायपोल है, दोनों का अपना मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ई। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क्स, तो टॉर्क इन फर्स्ट केस, टॉर्क इन सेकंड केस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ओके, मैक्सिमम टॉर्क का ही रेशियो पूछा है, रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है। फर्स्ट केस में जो टॉर्क है उसका मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड केस में टॉर्क है उसका मैक्सिमम वैल्यू, उनका रेशियो पूछे, ठीक है। अब फर्स्ट केस का हो जाएगा P1 E1, सेकंड केस का P2 E2, ठीक है। तो P1 बाय P2 करेंगे तो हाफ आ रहा है, और E1 बाय E2 करेंगे तो 1/3 आ रहा है। तो 1/6 क्वेश्चन के हिसाब से 1/x के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। 2 points P and Q are maintained at potentials of 10 volt and -4 volt. Work done in moving 100 electrons from P to Q, ठीक है। अब वर्क डन हमेशा होता है चार्ज which is being transferred into potential difference, जिसके थ्रू उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज which is being transferred into potential difference through which it is being transferred, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितना है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, तो 100 का हो जाएगा -100 ही। तो अमाउंट ऑफ चार्ज which is being transferred इतना हो गया, डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। अब फाइनल पोटेंशियल, फाइनली ये पी और क्यू मेंटेन एट 10 एंड वर्क डन इन मूविंग कितना फ्रॉम पी टू क्यू, तो क्यू हो जाएगा फाइनल, चलो यहाँ लिख लेते हैं, और पी हो जाएगा इनिशियल, है ना, क्योंकि फाइनली चार्ज को क्यू पे रखना है, इनिशियली वो पी पे था, ठीक है। अब क्यू पे पोटेंशियल है -4 और पी पे है 10, ठीक है। तो ये 1400 टाइम्स ई हो जाएगा, तो 1400 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये हो जाएगा ना। वर्क डन तो ऑफकोर्स जूल में रहेगा, सबको ऐसा यूनिट में देख रहे, तो इसको कैलकुलेटर से मैं देख लेता हूँ। 14 इंटू 1.6 तो 22.4 आ रहा है इंटू 17, ठीक है। तो 2.24 इंटू 10 की पावर 16 है ना, -16, ठीक है, प्लस में ऑप्शन सी, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस एज शोन इन फिगर, तो प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे, और कैपिटल क्यू यहाँ पे, डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ डी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल डी, तो पोटेंशियल जो सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिस्टम का पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। तो जितने भी पेयर है सबका लिखना पड़ेगा आपको, इस पेयर का भी लिखना पड़ेगा, इस पेयर का भी लिखना पड़ेगा, और लास्टली इस पेयर का भी लिखना पड़ेगा, और सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आप एक काम करो, डायरेक्टली इस पेयर का इसके साथ लिख सकते हैं क्या, पी डॉट, नहीं चलो बेसिकली वैसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो शॉर्टकट के तरीके में लंबा लगेगा। तो इसका और इसका निकाले, तो इस फर्स्ट पेयर का निकालते हैं ना, दिस इंटू फर्स्ट पेयर किसको भी बोल सकते हैं, तो मैं इन दोनों का निकाल रहा हूँ। तो के Q1 Q2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी माइनस D/2 प्लस D/2, सॉरी, ठीक है ना। तो के Q1 Q2 बाय आर, है ना, ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसे इस पेयर का हो जाएगा के Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, कैपिटल डी माइनस D/2, ठीक है। और लास्ट में ये वाला पेयर का हो जाएगा कि किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि सब स्केलर है, फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, है ना। तो पोटेंशियल जी फॉर अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस होता है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज़ 3 बार लगाना, क्योंकि 3 चार्जेस है तो 3 पेयर हो जाएंगे ना, ए बी बी सी ए सी, वैसा करके सोचो, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल ये मिल जाएगा। बस अब एक के को कॉमन ले लो और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अब कैपिटल डी बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू स्मॉल डी, ठीक है। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करते, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। तो के क्यू क्यू इसको अगर देखें तो कॉमन हो गया, ये माइनस में आएगा, सॉरी,
तो ये एज इट इज़ माइनस डी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये हो गया पहला इन दोनों का, और साथ में ये बचा हुआ है तो इसको तो माइनस करके लिखना पड़ेगा, माइनस साइन है ना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक है, ओके। अब क्योंकि कैपिटल डी बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू स्मॉल डी, तो इस चीज़ को मैं अप्रॉक्सीमेटली, ये वाली चीज़ को मैं अप्रॉक्सीमेटली डी स्क्वायर ही बोलूँगा। ठीक है, तो के क्यू क्यू ऊपर में बचेगा डी डी कैंसिल, माइनस डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल डी तो कैंसिल हो जाएगा और ये ना डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और दूसरा वाला टर्म है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। बस, तो के को कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बचेगा, के को कॉमन लेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी, और माइनस क्यू क्यू डी बाय क्यू क्यू डी बाय डी स्क्वायर। 2 का फैक्टर नहीं आना चाहिए, 2 का फैक्टर नहीं आना चाहिए, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस क्यू क्यू डी बाय डी। हाँ, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, के को कॉमन ले लो आप। ठीक है, देख लो ये मैच कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा है तो समझ लेना कैलकुलेशन एरर हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ज़्यादा स्टेप था नहीं, तब भी मैं टैलेंटेड तो हूँ, तब भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन एरर। कोई नहीं, बताना कैलकुलेशन एरर को तो कमेंट में बताना। ठीक है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ आर नॉट फ्रॉम अ लाइन चार्ज विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं बोला गया तो इसको इन्फिनिटली लार्ज मान लेना। ठीक है, द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज इज द फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो रिलीज किए थे फ्रॉम रेस्ट एट आर नॉट। ठीक है, तो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, आर नॉट डिस्टेंस पे रिलीज किया हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट पे रिलीज किया। ठीक है, मान लेते ये भी पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, खाली समझने के लिए। तो कुछ देर के बाद ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो कुछ स्पीड इसके पास आ जाएगा, और ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो आर पे स्पीड की वैल्यू कैसा रहेगा। ठीक है, वही उसका आपको डिपेंडेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पे की लगाएंगे, तो ये चार्ज का मोशन मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका आपका जो एनर्जी होगा वो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंजर्व करने वाले। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, मतलब कहीं भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल मिलकर 0 होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे था इनिशियली, फाइनली हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ में बी स्क्वायर, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, उससे आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको नहीं पता, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है फॉर अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेयर बनेंगे, है ना, एक पेयर नहीं है, बहुत सारे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 था, यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज है या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सोचने सोचो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेल्टा यू को हम लोग दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज और ये इनके बीच का हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर ये इसके बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन लिख देंगे तो उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मतलब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन से फोर्स मिल जाता है, तो फोर्स का इंटीग्रेशन से आपको यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे वैसे करके, एनर्जी वाला जो वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, उससे निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इससे एक्सिस से दूर है ना, और ये डिस्प्लेस हो रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में डी एक्स अमाउंट से, तो इस स्मॉल ड्यूरेशन में जो वर्क होगा वो निकालेंगे। एक बार स्मॉल ड्यूरेशन का वर्क आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो याद रखना ये भी पॉजिटिव माना था मैं, और ये भी पॉजिटिव है, तो इससे फोर्स भी इस तरफ ही लग रहा होगा। ठीक है, तो वर्क डन तो एक्सप्रेशन आपको जैसा मानना है वैसा मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा माने उसके हिसाब से आप एरो सही मानना। ठीक है ना, मतलब अगर ये पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव माना था, तब ये इसके ऊपर रिपल्सिव हो जाएगा, इसको आप नेगेटिव माने तो फिर फोर्स को इस तरफ लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो लिख रहे हो उसके हिसाब से मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए लोग आपस में, आपका असम्पशन जो भी है उसके हिसाब से आपका एरोस वगैरह फोर्स का डायरेक्शन वगैरह वो सब कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो फोर्स हो जाएगा 2k लैम्डा बाय एक्स, इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज का कितना होता है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वर्क डन का इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो 2k लैम्डा इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली कहाँ पे था, आर नॉट पे था, फाइनली आर पे, आर नॉट टू आर इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो 2k लैम्डा ln आर नॉट ln आर बाय आर नॉट, है ना, हो जाए भाई, इमिट क्यों नहीं रहा, हाँ, आर बाय आर नॉट। ठीक है, 2k लैम्डा इंटू इतना, है ना, 2k लैम्डा वैक्स होता है इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वर्क डन हो गया 2k लैम्डा इंटू ln आर बाय आर नॉट। ठीक है, ये आपको अगर ये अजीब लग रहा है तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली उससे कर लो। अगर ये लग रहा होगा सर ने क्या क्या बोल दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, वर्किंग थ्योरम वो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, 2k लैम्डा ln आर बाय आर नॉट। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर।
माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल एन आर बाय आर नॉट, बाकी सब कांस्टेंट है ना। तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल एन आर बाय आर नॉट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देयर इज यूनिफॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिक surface charge density at a distance r naught from origin. The charge distribution is initially at rest and starts expanding because of mutual repulsion. तो figure that bit represent speed as function of. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको एक, ठीक है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जो कि म्यूचुअल रिपल्शन के कारण बड़ा होते जा रहा है और कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेंगे उसके इंडिविजुअल, ये सब, ठीक है। तो सिमेट्री से हर पार्टिकल जो होगा, मतलब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मान लो, ठीक है, ये सबका स्पीड तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा ना। यहाँ पे रेस्ट पे है और यहाँ पे इसका रेडियस था आर नॉट और यहाँ पे रेडियस हो गया आर, ठीक है। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इंटरनल फोर्सेस कारण आ रहा है, आपस में रिपल्शन कारण आ रहा है, तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखेगा। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ m, टोटल मास m है और हर एक पार्टिकल की स्पीड b है तो हाफ m b स्क्वायर, ठीक है। ओके, और एक चीज़ पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना वैसे टफ है क्योंकि हमें एक्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, चलिए पता है स्फेरिकल है, लेकिन हमें ये तो पता है कि सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर नॉट होगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट में कहीं मतलब जैसे के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है ना, तो के क्यू वन क्यू टू का जो डायमेंशन होगा वही इस कांस्टेंट डायमेंशन होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्टेंस वाला टर्म है आर नॉट, ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए डायमेंशन सोचे तो नीचे में ही आर नॉट रहेगा और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। वैसे फाइनल हो जाएगा पोटेंशियल इतना। सी का वैल्यू हम लोग नहीं पता कर सकते क्योंकि एक्चुअल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, खाली ये बोल दिया स्फेरिकली सिमेट्रिक है। अब बहुत सारे स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं दुनिया में, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सिर्फ डायमेंशन से हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऐसा होगा, है ना। सी का डायमेंशन के क्यू वन इंटू क्यू टू, के इंटू चार्ज का स्क्वायर, उस टाइप का डायमेंशन सी का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सी एक कांस्टेंट है ना। तो इनिशियल और फाइनल, तो यहाँ पे आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी देखें और फाइनल देखें, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो वी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर नॉट माइनस 1 बाय आर के, ठीक है। अब हमें वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, आर नॉट एक कांस्टेंट है ना, तो वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जैसे आर बढ़ते जाएगा ये वाला टर्म भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आर बढ़ेगा तो 1 बाय आर घटेगा, 1 बाय आर घटेगा तो माइनस ए सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ घट रहा है, तो आप देख सकते हो आर बढ़ाने से वी जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए, डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये नहीं हो सकता, तो डी एलिमिनेट हो गया है ना। इंक्रीजिंग था लेकिन बाद में डिक्रीजिंग हो गया, ये हमेशा इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ओके, बाकी सब तो इंक्रीजिंग है, इसको मान लेते हैं कि ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, कुछ लोचा है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीजिंग ही मान लेते हैं, मतलब ड्रॉ गलत किया गया ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आना चाहिए ऑप्शन, ये मैं मैथ्स जानता हूँ इससे बोल रहा हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, बाकी चुनने के लिए आगे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ बस। तो इसको आगे सोचना है तो आप ऐसे सोचो कि इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आप, ठीक है, तो 2v dv बाई डी आर ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और माइनस 1 बाय आर का डिफरेंशियल 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो dv बाई डी आर जो है वो आपका, क्योंकि आर बढ़ते जाएगा तो वी भी बढ़ रहा है, तो वैसे सोचो आप डी बाई डी आर की वैल्यू एट आर इक्वल टू आर नॉट, ये क्या हो जाएगी, डी बाई डी आर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि आर इक्वल टू आर नॉट आपको पता है, इनिशियली तो स्पीड 0 था ना, तो स्पीड 0 हो जाएगी शुरू में, तो ये 0 है, आर की वैल्यू आर नॉट है, तो ये चीज़ हो जाएगा दिस इंटू 0 इज इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। तो डी बाई डी आर बहुत बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो डी बाई डी आर मतलब आर इक्वल टू आर नॉट पे स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्लोप ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे अगर एकदम थोड़ा ऐसा देखे तो वाई एक्सिस क्या लॉन्ग आ रहा है, ठीक है, या थोड़ा ग्राफ में गलती है तो ऐसा आ रहा है, जो भी हाई है। यहाँ पे स्लोप आप देखोगे तो लो है, यहाँ भी स्लोप लो है, तो यहाँ स्लोप जो है लो है, कम है स्लोप, यहाँ भी कम है स्लोप, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए सी से हम लोग करेंगे ना, तो स्लोप एट आर इक्वल टू आर नॉट मस्ट बी वेरी हाई, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे, है ना। हाँ, ऑप्शन सी में एक प्रॉब्लम है कि ये अपेरेंटली यहाँ पे नीचे तो दिख रहा है, लेकिन मैं उसको प्रिंटिंग एरर मानूंगा, ठीक है। ये सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आप देखोगे वी का, वी सैचुरेट होकर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वी का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो आर को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वी का मैक्सिमम वैल्यू 1 बाय रूट आर नॉट उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, जो भी एक कांस्टेंट को अप्रोच करेगा, ठीक है, सैचुरेट होने वाला है ना। तो ये थोड़ा नीचे हो गया, अगर ये नीचे नहीं होता है, ये ऐसे ऊपर ही जाते रहता, तब ऊपर जाते रहता, लेकिन वही ऐसा टाइप का ग्राफ, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी टाइप का ग्राफ होता रहता, ठीक है, हमेशा इस वैल्यू को अप्रोच करते रहता, तो ये सही होता है, ठीक है। ओके, एक बार देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। 4 equal point charges Q are placed in XY plane at these 4 points. The work required to put a fifth charge at the origin of the, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए किसी चार्ज को यहाँ पे रखा जा रहा, वहाँ पे रखा जा रहा, और इनिशियली चार्ज कहाँ पे था वो नहीं बताया जा रहा, तो आप मान लेना कि चार्ज Q को जो है इन्फिनिटी टू हम लोग कहाँ लाए हैं, हम लोग ओरिजिन लाए हैं, ठीक है। Q इसको ओरिजिन पर रखे ना हम लोग, हाँ, तो चार्ज Q को मूव किया गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू
ओरिजिन, ठीक है ना। तो वर्क डन होता है चार्ज विच इज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिन पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उस चार्ज को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो चार्ज पहले इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एट ओरिजिन माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन माइनस इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, है ना। कुछ नहीं बोला गया तो मान लेना चार्ज कहाँ पे था, इन्फिनिटी था। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा, क्यू, ठीक है। अब पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालेंगे हम लोग, है ना। ओके, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन आप निकालो यहाँ पे, तो आप देखोगे तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो कहाँ है 0,2, तो ये 2 दूर है, 4,2 4 2 4,-2 4,-2 और फाइनली 0,-2 0,-2, ठीक है। तो ये मतलब 4 ऐसा है ना, अगर ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर बनेगा एक, ठीक है। 4 हाँ स्क्वायर ही बनेगा, भले मेरा फिगर से नहीं लग रहा लेकिन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी 4, ठीक है, स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। तो इनके कारण आपको ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना, जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है उसके कारण मत निकालना, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चार्ज है उसके कारण निकालना। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ/2, इसके कारण हो जाएगा KQ/2, इसके कारण हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 और 2 16√20, ठीक है। तो KQ/√20 और ये वाला डिस्टेंस भी आप देखोगे तो √20, तो KQ/√20 भी 2 बार, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा V8 ओरिजिन, है ना, ठीक है। अब √20 को हम लोग 4 × 5 4 का इतना कट जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ 1 + 1/√5, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन KQ × 1 + 1/√5 और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो आपको पता है 0 ही होता है, ठीक है। तो आपका KQ² पे 1 + 1/√5 ही आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑन मूविंग ए चार्ज 20 कूलम/2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू कूलम चार्ज को 2 सेंटीमीटर से मूव की तो 2 जूल ऑफ वर्क डन, तो कुछ नहीं बोलता है तो मैं तो एक्सटर्नल मानता हूँ, लेकिन अगर उससे नहीं आएगा तो मजबूरन में हम लोग, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू क्या होता है क्यू × डेल्टा वी, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना होता है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है 2 जूल, चार्ज कितना मूव किया 20 कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2/20 यानी 0.1 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन है ना। तो जो अज्यूम किए थे वही निकला भी, अगर नहीं निकलता तो फिर उल्टा करते, यूजुअली कुछ नहीं बोला जाता, तो जब भी वर्क बोला जा रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है, ठीक है। चार्ज क्यू इज शॉट टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू विच इज फिक्स्ड विद स्पीड v, ठीक है। तो चार्ज क्यू को दूसरा चार्ज पार्टिकल जो कि फिक्स्ड है इसके तरफ हम लोग शूट किए विद स्पीड v, ठीक है। इट अप्रोचेस क्यू अप टू क्लोज डिस्टेंस r, तो क्यू के एक क्लोज डिस्टेंस r तक आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये रेस्ट होगा तभी तो क्लोज है, ठीक है। एंड देन रिटर्न्स, तो ऐसा करके यहाँ से घूम के वापस चला गया। इफ़ क्यू इज गिवन स्पीड 2v तो क्लोज डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझे, तो यहाँ पे देखो इनिशियल सेपरेशन दिया नहीं है, तो जब भी इनिशियल सेपरेशन नहीं दिया है तो आप इन्फिनिटी मान लो, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का मैकेनिकल जो हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं इंटरनल, आप ये फ्रिक्शन वगैरह कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आपको दिख रहा है वो ये आपका क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है, तो इनके कारण मैकेनिकल कंजर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख लो KQ1 Q2 बाय डिस्टेंस, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ, इसका मास m मान लो, हाफ mv², ये तो हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे है ही, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा KQ/r, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो v का वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, v² प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, देख लो, ठीक है। ओके, या रादर मुझे r निकालना था ना, तो r प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा तो दूसरे केस में हम लोग r को v को चेंज कर रहे हैं ना, तो r एज ए फंक्शन ऑफ v लिखो, अपने काम करेगा फिर, तो r प्रोपोर्शनल टू 1/v² है, ठीक है, या सिंपली r × v² कांस्टेंट है, ये आप देख सकते हो यहाँ से हम r × v² का अगर वैल्यू देखोगे तो KQ2/m विच इज़ ए कांस्टेंट मतलब दोनों केस में इस चीज़ की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये दोनों केस में हम लोग r को चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डली v चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्जेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल का मास को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो r_v² कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो अगर r_v² कांस्टेंट आने वाला है तो पहले केस में r कितना है, r के बराबर है, और v कितना है, v के बराबर है। दूसरे केस में r की वैल्यू r' और v की वैल्यू 2v, ठीक है। तो r' की वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है, r/4 सॉरी, तो ये r/4 हो जाएगा ना। तो अगर स्पीड को हम लोग
डबल कर देंगे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर था, ठीक है। वी बढ़ेगा तो आर घटेगा। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ओके। पहले स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर, सही है। दूसरा स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, जस्ट आउटसाइड पे ऑलमोस्ट ट्रू रहेगा ये, ठीक है, कंटिन्यूटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन है सही है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैव डायपोल मोमेंट, एक आई कैप के दूसरा माइनस, ठीक है। तो एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ पॉइंट करे, ठीक है। हेल्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन ए है। व्हेन रिलीज दे स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट्स रिमेनिंग अनचेंज, ठीक है। इफ द मास ऑफ ईच डायपोल देयर स्पीड्स व्हेन दे आर इनफिनिटली अपर, ठीक है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया है, ठीक है। तो मैं यही ड्रॉ कर रहा हूँ और मान लेता हूँ इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। आप सोच सकते हो क्यों हुआ होगा, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो एरो की तरफ तो पॉजिटिव पास पास है तो रिपेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी इस तरफ जाते जाएगा, ये भी इस तरफ जाता है, तो अल्टीमेटली सेपरेशन जो है, तो यहाँ पे अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखें तो दोनों रेस्ट पे था, तो सिस्टम काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो अगर आपसे पूछा गया है ईच डायपोल का मास है तो देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफिनिटली अपर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है और दोनों का स्पीड भी सेम रहेगा, ठीक है। ये तो इनका डायपोल का वो है ना, स्पीड्स इस तरफ ये जा रहा होगा, ये इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो v का वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि मास सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगा, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन से प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान है, सिमेट्री से डायरेक्टली बोल सकते हो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितना है, फाइनल पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। अब डायपोल्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है भैया? क्योंकि आप एक डायपोल में 2 चार्जेस है प्लस और माइनस, दूसरे डायपोल में 2 चार्जेस, तो इन चारों का इंटरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, समझ में आई बात, ठीक है। ओके, अब इन चारों में भी आप किस पेयर का देखना है। एक सेल्फ वाला तो सेम रहने वाला है। सेल्फ वाला मतलब क्या है, जैसे इस डायपोल को देखें तो इस डायपोल में जो भी 2 चार्जेस है वो यहाँ पे भी जितने दूर में थे, यहाँ भी उन दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन तो ही है ना, समझ में आई बात। तो सेल्फ एनर्जी वाली चीज़ को मत लेना, है ना। खाली एक का इंटरेक्शन दूसरे के साथ देखना है बस, ठीक है। तो एक डायपोल का इंटरेक्शन दूसरे के ऊपर देखना है, तो उसके लिए सिंपल है, एक डायपोल के कारण दूसरे डायपोल पे फोर्स निकाल लो, ठीक है। तो डेल्टा यू निकालना ज़्यादा आसान है इस क्वेश्चन में, है ना। तो मैं डेल्टा यू निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो डेल्टा के तो पता चल गया, डेल्टा यू वर्क निकालना ज़्यादा आसान है ना, रादर देन पोटेंशियल एनर्जी। मैं वर्क से पोटेंशियल निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक डायपोल को ड्रॉ करते हैं ऐसा, ठीक है। अज्यूम कर लो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो कैसे भी ये फाइनल कन्फिग्रेशन ड्रॉ करो, एक को रेस्ट पे रख के करके आप, मतलब एक को मान लो हमेशा के लिए कि वो रेस्ट पे फिक्स रखो और फिर दूसरे को ही सिर्फ मूव करने दो, तभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन सब सेम आएगा, ठीक है। तो इसको मान लो फिक्स्ड है ना, एक डायपोल, और ये दूसरा डायपोल जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन अभी x है, ठीक है। तो ये दूसरा डायपोल है, इसका डिस्प्लेसमेंट dx होगा इस तरफ, और याद रखना इसका पॉजिटिव यहाँ पे, इसका पॉजिटिव पास पास है, तो फोर्स भी इस तरफ लग रहा होगा, तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा f/dx, ठीक है। अब इस डायपोल के कारण यहाँ इस डायपोल पे जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। अब उसमें थोड़ा मेहनत है, क्योंकि आप डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे हो, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट्स पे लगेगा, मतलब यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, ठीक है ना। तो इस चार्ज पे भी आप फोर्स निकालोगे, इस चार्ज पे फोर्स निकालोगे, उनका वेक्टर सम करोगे तो नेट फोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अगर आपसे बताऊँ, आपको ये बताऊँ कि आपको तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E(x+dx) बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड x+dx, इसको E+d बोलेंगे, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको थोड़ा और जूम करें, इसको अगर ऐसे लिखे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये बहुत आसान रहेगा, टेंशन मत लो। अब इसके ऊपर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ रहेगा और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फोर्स देखो, है ना, तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू इंटू ई और माइनस क्यू इंटू ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली माइनस क्यू इंटू डी बचेगा, ठीक है। तो जो फोर्स बचेगा ये माइनस क्यू इंटू डी बचेगा, नेट फोर्स, ठीक है ना। तो इस डायपोल के कारण इस डायपोल पे नेट फोर्स इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डी को हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, अब मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन dx ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो ये मान लो dr है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन dr है, ठीक है। तो आपका d/dr कर दे तो q इंटू डी भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे dr से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ r आपको पता है, तो इस चार्ज डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ r क्या होता है, एक्सियल पोजीशन में 2kp/r3 यही होता है ना। तो d/dr हो जाएगा -2kp/6
बाय आर की पावर 4, ठीक है। तो डी बाई डी आर आपको हो जाएगा इतना, है ना, माइनस 6 kp बाय आर की पावर 4, ठीक है। और ये तो आपका डायपोल हो जाएगा, सेकंड वाला डायपोल, ठीक है, P2, है ना, उसका मैग्नीट्यूड देख लो आप यहाँ पे, चार्ज का वैल्यू इंटू डी आर, चार्ज का वैल्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ डायपोल क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट, तो Q इंटू डी आर इज नथिंग बट P, मैग्नीट्यूड कितना है P, ठीक है। तो ये P हो गया, और डी बाई डी आर आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस 6 kp बाय आर की पावर 4, तो ये सब प्रोडक्ट में है। तो बेसिकली 6K दोनों डायपोल्स का प्रोडक्ट, तो अगर ये आगे भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपली 6K P1 P2 कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों डायपोल का मैग्नीट्यूड तो सेम है P और P, इसलिए वो आया, नहीं तो अदरवाइज P1 P2, 6K P1 P2 डिवाइडेड बाय आर की पावर 4। तो ये होता है फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ डायपोल्स जो कोएक्सियल है, ठीक है, उनके बीच का फोर्स लिख दिया हम, है ना, ठीक है। रिपल्सिव है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव होते हैं अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जो भी है इतना आगे, है ना। 6K P स्क्वायर बाय आर की पावर 4, ठीक है। अब वर्क डन में आते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्चुअली में कितनी दूर पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है ना, तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा K P स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4, ठीक है, इंटू dx। तो ये स्मॉल वर्क डन, टोटल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल सेपरेशन क्या था a, फाइनल सेपरेशन इन्फिनिटी, ठीक है। तो 6K P स्क्वायर एक्स की पावर -4 का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर -3 बाय -3, तो एक्स की पावर -3 मतलब a की पावर -3, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन 6K P स्क्वायर बाय 3a क्यूब, ओके, एक्स की पावर -4 + 1 -4 + 1, हाँ ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा ना, 6 और 3 मिलके 2, ठीक है, ओके। तो वर्क डन मिल गया हमें, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस वो करना है। वर्क डन कितना आया था 2Kp स्क्वायर बाय a क्यूब, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल ना, ठीक है। तो हमें v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू मुझे दिख रहा है 2K बाय ma क्यूब का स्क्वायर रूट इंटू p, ठीक है। ये बाहर हो जा रहा है इनका, ओके, a के अंदर भी है ना, ठीक है, a के बाहर ले लेंगे तो a स्क्वायर चला गया, k बचेगा, ठीक है। अब k को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया अगर, तो 2 से 4 कट के 2 बचेगा तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट m है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट m है p बाई, है ना, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन एरर कहीं हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर दो डायपोल्स के बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है तो ये लिखेंगे 6K P1 P2 बाय आर की पावर 4। तो ये आप लोग यहाँ सीखे कि फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स 6K P1 P2 बाय आर की पावर 4 था कि 3 था, आर की पावर 4, ठीक है। ये होगा अगर डायपोल्स जो है कोएक्सियल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर कोएक्सियल है और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आ जाएगा, बस मतलब रिपल्सिव नहीं रहेगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इतना, ठीक है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल 45 डिग्री है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज दिस मच, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, अरे बेसिकली पोटेंशियल पूछ रहा है तो माइनस पी डॉट ई, ठीक है। तो माइनस पी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, और कॉस 45 इतना, तो -10 की पावर 26/√2, ठीक है। तो इसको -10/√2 इंटू 10 की पावर -27 जूल, है ना। तो 10/√2 7 के आसपास आना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 1.4 7.1, ठीक है। तो 7.1 10 की पावर -27 ऑप्शन बी, ठीक है। 26 था ना, यहाँ 27 कर दे 10, हाँ ठीक है, वो लगा कैलकुलेशन किया हमें। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट एन, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक 2 यहाँ से इसके सेंटर से 2 है डिस्टेंस दूर, ओके, नहीं ए बी का वैल्यू 2 है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एंड ओ पी इज ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी, जहाँ पे ओ टू पी वाई है और वाई बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू 2 है, ठीक है। डायग्राम से बोले नहीं लग रहा, डायग्राम से तो दोनों कंपेरेबल लगे, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डायपोल, ठीक है। द न्यू चार्ज क्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग यहाँ से यहाँ लेते हैं, ठीक है, y/3 पे, तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपका डायपोल जो है ऐसा है, ठीक है, और डायपोल का जो लेंथ है उससे बहुत ही ऊपर डिस्टेंस दूर आपसे पूछा गया है चीज़ों के बारे में, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, और ये सेपरेशन कितना है y है पहले, ठीक है। अब y बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू लेंथ ऑफ डायपोल जो भी है 2a,
ठीक है, तो हम लोग तो वही के पी बाय आर क्यूब लिख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, ये के पी बाय वाई क्यूब, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है वाई ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन यूज़ करें तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब है। दोनों केस में खाली वाई तो चेंज हो रहा है, पहले वाई की वैल्यू वाई है, बाद में वाई की वैल्यू वाई बाय 3 हो गया। ठीक है, याद रखना वाई को 1/3 भी कर देंगे तब भी वाई अगर बहुत ही बड़ा है 2a से तो वाई को 1/3 करने के बाद भी 30% ऑलमोस्ट डिक्रीज करने के बाद भी बहुत बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा है तो ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में फर्क है। ठीक है, ओके, तो अगर वाई को, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें दोनों केस में तो y2 जो है 1/3 ऑफ y1 है। ठीक है, तो E2 विल बी 3 होती है 27 टाइम्स ऑफ E1 है ना, तो फोर्स आपका 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 27 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चार्ज पे एक्ट कर रहा है ना, तो पहले जो चार्ज यहाँ पे था वही यहाँ पे है। ठीक है ना, तो चार्ज की वैल्यू तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस q with a separation d. The charges have same mass m. It is kept in uniform electric field. It is slightly rotated from the equilibrium orientation and तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन मतलब याद रखना थीटा इक्वल टू 0, मतलब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं ये तो अभी ओरिजिनली ऐसा है, तो डायपोल को स्लाइटली रोटेट कर देते हैं। ठीक है, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया ना, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना लगेगा उसमें p sin थीटा, लेकिन थीटा तो स्मॉल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इंटू थीटा है ना, क्योंकि थीटा स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा से रिप्लेस करें। ठीक है ना, अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। ठीक है, ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए इसका, तो आपको बोल दिया गया m मास का है, सेपरेशन d है, द चार्जेस हैव मास m एंड सेपरेशन इज d। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो कुछ फिगर ऐसा रहेगा, m सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, ये प्लस की माइनस की जो भी है, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल सेपरेशन d है तो d/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा md²/4 इंटू 2। ठीक है, md²/4 इसका, md²/4 इसका है ना, ये आपका एक्सिस रोटेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है ना, आई हो गया, अल्फा हो गया, इज इक्वल टू पी। पी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डिस्टेंस इंटू थीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिलेगा हमें 4, 2 से 2 गया 2q d डिवाइडेड बाई एम डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू थीटा है ना, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब सिस्टम कर रिस्टोरिंग तो है, आपको पता ही है, ये डायपोल को यहाँ लाना चाहेगा तो माइनस साइन दिखने की जरूरत नहीं है उस सेंस में, क्योंकि रिस्टोरिंग है। लिखना है तो आप लिख सकते हो। पॉइंट क्या था, अल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट टू थीटा आ गया, तो पॉजिटिव कांस्टेंट को ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार ओमेगा मिल गया तो आपका काम हो गया। आपसे एंगुलर पूछा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2q, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ई गायब कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, पी हो जाएगा, क्यों यहाँ ई छूट गया मेरा है ना, 2qE/md। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है विच इज़ फिक्स्ड और इसका डायपोल मोमेंट p है एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E i cap it experiences a torque of tau I cap. When subjected to another electric field along j cap it experiences a torque of, टॉर्क मतलब सेकंड केस में फर्स्ट केस का अपोजिट है। ठीक है, अब आप देखोगे तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहले केस में x के अलॉन्ग था, दूसरे केस में y के अलॉन्ग है, और दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो xy प्लेन में ही है। ठीक है, और आपका टॉर्क डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो भी xy प्लेन में है, तो इसका मतलब टॉर्क जो है k कैप के अलॉन्ग आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर होगा, ये टॉर्क जो होगा ऐसा होगा k कैप या माइनस k कैप जो बोलने बोलो। ठीक है ना, क्योंकि p अगर xy प्लेन पे है, e वेक्टर भी xy प्लेन पे, तो p क्रॉस ही xy प्लेन के परपेंडिकुलर यानी k कैप के अलॉन्ग, तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में टॉर्क नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, अब xy बना लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और मान लेते हैं ये आपका डायपोल है, तो डायपोल x के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके, अब x के अलॉन्ग ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 है और y के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 है। ठीक है, जो कि √3 टाइम्स E1 है, तो इसको मैं E2 ही लिख देता हूँ अभी के लिए, बाद में इसका वैल्यू लिख देंगे। मुझे फिर से लगता है कि ये प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली फिर मैच नहीं करेगा, तो ये √3 के मतलब √3 सिर्फ 3 के ऊपर रूट है, E1 के ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, ओके, एनीवेज E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है एंड सो ऑन है ना। तो इस केस में आप टॉर्क निकालोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा P/E1, फर्स्ट केस में P/E1 sin थीटा। ठीक है, अब दोनों केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, यहीं से दिख जा रहा है, P क्रॉस E आप देखोगे तो यहाँ पे P क्रॉस E जिस तरफ आएगा, P क्रॉस E1 जिस तरफ आएगा, P क्रॉस E2 उसके अपोजिट आएगा ना, क्योंकि P से E1 जाने में आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, लेकिन P से E2 जाने में एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड टॉर्क का सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट केस का टॉर्क P/E1 sin थीटा, सेकंड केस का टॉर्क P/E2 sin, अब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आप देखोगे तो 90 - थीटा है, तो P और E2 के बीच का एंगल क्या है, 90 - थीटा।
ठीक है। तो P से P कट गया, E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2, E2 कितना है √3, E1 मैग्नीट्यूड में इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा आपका √3 आ गया, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। अभी मैं सोचना सर P क्रॉस E1 तो नेगेटिव के लॉन्ग आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव के दिया है, हो सकता है टाउ का वैल्यू नेगेटिव हो, जैसे टाउ का वैल्यू -2 है तो -2 के कैप हो गया ना, ठीक है। तो वो मत सोचना लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल है विच इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इन प्रॉक्सिमिटी टू ए लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना, लाइन चार्ज z के अलॉन्ग है एंड द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑफ द डायपोल आर रेडिएशन ऑफ 10 मिलीमीटर एंड 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज से 10 मिलीमीटर दूर पॉजिटिव चार्ज है और 12 मिलीमीटर दूर नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, ठीक है। टोटल फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स निकाले अगर, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है तो नेट फोर्स हो जाएगा डायपोल में Q इंटू E1 राइट की तरफ, और -2 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन लगेगा Q इंटू E2 लेफ्ट की तरफ, है ना। तो बेसिकली Q इंटू E1 माइनस E2, ठीक है। तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो E1 हो जाएगा K 2K लैम्डा बाय डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना 2K लैम्डा बाय एक्स होता है यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज के कारण, ठीक है। तो ये भी -2K लैम्डा बाय दिस इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब नेट फोर्स का वैल्यू दे दिया है 4 न्यूटन, है ना। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। के तो आपको पता ही है, लैम्डा यहाँ पे दिया है 3 × 10 की पावर -6, तो 2K लैम्डा, तो 4 को 4 रहने दो, 2K तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 3 × 10 की पावर -6, ठीक है। तो 2K लैम्डा को बाहर लिख दिया, 2 इंटू Q इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 100 माइनस 1 बाई इतना 100 माइनस ये हो जाएगा 1000 बाय 12, ठीक है। ओके, सब इंटू है अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। तो ये 1200 माइनस 1000 विच इज़ 200 बाय 12, है ना। तो बेसिकली 200 बाय 12 आ रहा। तो यहाँ जगह कमी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दिया 54, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 10 की पावर 3 इंटू 212 इंटू Q, ठीक है। तो Q का वैल्यू हमें दिख रहा है 12 चौक 48 बाय 54 गुना 200, अब ये तो बहुत छोटा नंबर आएगा, इंटू 10 की पावर -3, तो नैनो में पूछा है क्या, वो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, मुझे लगा था इंटीजर है और कुल में पूछ लिया। एनीवेज Q का वैल्यू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 200 इंटू, ठीक है। तो 18 3 54 6 8 48 6 9 54 8 25, है ना। तो 25 9 225, ठीक है। 225 मतलब 1000 बाय 225 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो में डाल देते हैं ना, तो इतना माइक्रो कूलम, ठीक है। 1000 बाय 225 4.4 माइक्रो कूलम, ठीक है। 4.4 माइक्रो कूलम, ऑप्शन 4, है ना। सबसे यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन वाला चीज़ यूज़ मत करना, क्योंकि डिस्टेंसेस आप देखोगे तो ये इनके बीच का गैप जो है 2 मिलीमीटर है, और 2 मिलीमीटर बहुत छोटा नहीं होता कंपेयर टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। 20% होता है 2 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का, 20% इज नॉट वेरी स्मॉल, है ना। स्मॉल मतलब समझ लेना 4 से 5% तक है कोई चीज़, तो आप स्मॉल मान लो, ठीक है। 2 आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स A and B have their dipole moments P1 P2 respectively placed on a plane with their centers at O as shown in figure, ठीक है। तो एक को ऐसे रखे, एक को ऐसे, एक पॉजिटिव y एक्स के लॉन्ग डायपोल मोमेंट, एक का पॉजिटिव नेगेटिव y के लॉन्ग, ठीक है। एट पॉइंट C ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल A रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल 37 डिग्री विद द एक्सिस, ठीक है। रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ A and B इज, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट C पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा जूम करें तो पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस डायपोल के कारण, ठीक है, इसका नाम 1 रख रहे हैं, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही आएगा, ठीक है। और इसका नाम 2 रख रहे हैं, सेकंड वाले का नाम, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करूँगा अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। P2, अब P2 के लिए तो ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में अपोजिट आता है, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन पे टुवर्ड्स आता है, इक्वेटोरियल में अपोजिट आता है ना। अब इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा,
और ये 37 डिग्री पे है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ E1 tan 37 इज E2, ठीक है। अब E1 और E2 का वैल्यू पुट करते हैं ना। E1 क्या है, ये वाला है, तो E1 तो इसके कारण है, P1 के कारण है, तो एक्सियल पोजीशन पे तो होता है 2kp/r3, ठीक है। tan 37 आपका हो जाता है 3/4, और E2 तो है इसके कारण, तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे kp/r3। r सेम है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ये तो सेम ही है, ठीक है। तो आपसे P1/P2 पूछा है, तो 4/3 × 2, तो 2/3 आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे एक शेल दिया हुआ है और शेल के सेंटर पे एक डायपोल रखा गया है, ठीक है। ठीक है, शेल पे टोटल चार्ज जो है Q है, तो आपको बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन चारों में सही है, ठीक है। ओके, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सोचे तो सबसे पहले बात याद रखना, डायपोल में नेट चार्ज तो जीरो होता है, +Q -Q, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीरियर पॉइंट ऑफ कंडक्टर में जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस रेडियस का जो स्फीयर बनेगा, बहुत गंदा स्फीयर बना रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट सेंटर से इतना दूर होगा, उस रेडियस का स्फीयर बना रहा हूँ, इस पर नेट चार्ज इनक्लोज बाय दिस स्फीयर शुड बी जीरो, ठीक है ना। अब ये जीरो है तो मतलब यहाँ इनर सर्फेस पे भी नेट चार्ज जीरो रहेगा। अब क्योंकि ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो है ना, यहाँ पे +Q है, यहाँ -Q है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा कुछ, और इक्विवेलेंटली यहाँ पे माइनस के सामने प्लस रहेगा। हाँ, ऑल्दो नेट चार्ज जीरो रहेगा, यहाँ पे -3 कूलम है तो यहाँ पे +3 कूलम हो जाएगा, सो ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब क्योंकि स्फीयर के ऊपर जो चार्ज रहेंगे या तो इनर सरफेस हो सकते हैं या तो आउटर पे। इनर पे तो टोटल चार्ज जीरो है, जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है Q नेट जीरो ना, डायपोल का जीरो है, तो ये भी यहाँ जितना नेगेटिव यहाँ उतना पॉजिटिव है ना। तो यानी पूरा का पूरा सरफेस पे होगा और ये यूनिफॉर्म हो गया, आपको पता ही है, ठीक है ना। आउट वाले पे यूनिफॉर्म हो जाता है ना, अगर कंडक्टर बीच में आ गया है तो आउट वाले को अंदर वाले से मतलब नहीं आता, यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ओके, अब सही ऑप्शन क्या क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, गलत, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, ये भी गलत है, ठीक है। ओके, ये वाला चीज़ रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। अब एक अगर सोचें हम लोग, तो डायपोल और इनर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा हर जगह, है ना, तभी तो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि आउटर वाला चार्ज तो वैसे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन अंदर में नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर ये दोनों यहाँ पे कैंसिल कर रहे इतने सारे पॉइंट्स में, तो बाहर भी कैंसिल कर ही रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, ये तो सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन P, ये गलत है। आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी Q डिवाइडेड बाय आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज Q होगा आउटर सरफेस पे, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4πb² है ना, आउटर सरफेस का रेडियस B है, ठीक है। यही रहने वाला है, देख सकते हो आप, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ P, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ P, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर, ये भी गलत है ना। तो ये गलत गलत गलत, B सही है बस, ठीक है ना। देखो बेसिकली कारण क्या है, इसका इफेक्ट और इनर सरफेस जो भी चार्ज है उनका इफेक्ट हर पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है। जैसे इस पॉइंट पर आप देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू इनर चार्जेस एंड ड्यू टू आउटर चार्ज, लेकिन आउटर चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे डायपोल का जितना कंट्रीब्यूशन होगा इनर सरफेस का उतना ही नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होगा, तो नेट क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे नेट कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो, ठीक है, इन दोनों का। तो वही हर पॉइंट पे भी वही होगा, ये हर पॉइंट पे यहाँ पे वही होगा, और इसको एक्सटेंड भी करेंगे तो यहाँ भी हर पॉइंट पे वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग देखेंगे तो इसका और इसका इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा होगा, खाली इसका इफेक्ट बचेगा, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है सरफेस पे, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण आउटसाइड पॉइंट पे क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ पूरा चार्ज आप सेंटर पे अज्यूम कर लो उतना, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। 2 point dipoles of dipole 1 P1 P2 are at distance x from each other, अगर P1 P2 पैरेलल है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो हम लोग ये तो पढ़े थे ना, 6 P1 P2, ये हम लोग डिराइव किए थे ना कुछ देर पहले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ देर पहले हम डिराइव किए थे, ठीक है। अगर P1 P2 पैरेलल है तो ऐसा हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।